हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9th में बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 13.2 हम सॉल्व कर रहे थे, जो कि बेस है ट्रू एंड फॉल्स पे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम 6 to 10 फिनिश करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहां मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों ओपन होकर आएंगे, करेक्ट। वहां पे आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा और वहीं पर सबसे नीचे आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक मिल जाएगा, करेक्ट। यानी कि इसके पहले का जो भी 13.1 है और जो भी सैंपल प्रॉब्लम है 13.2 का 1 to 5 सारे क्वेश्चन सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, मैं बार बार बोलता हूं और मैं फिर से इस वीडियो में बोल रहा हूं कि अगर आपके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, है ना, अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है बार बार फॉर्मूले को याद करने में, सरफेस एरिया क्या है नहीं समझ में आ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारा एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट जरूर देखें। बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बच्चों पढ़ाया हुआ है। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप 7503644171। इस नंबर पे जो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक बच्चों हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, 13.2 का कह रहा है सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग द सेम बेस एंड सेम हाइट। तो सबसे पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। एक राइट सर्कुलर कोन है और एक सिलेंडर है, करेक्ट। ये देखिए इस तरीके से एक सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर का और एक कोन भी चलो बना लेते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि सिलेंडर का जो बेस है वही आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी बेस है, मतलब बेस मतलब सर्कुलर बेस, ओके। तो जितना बड़ा ये सर्कुलर बेस है उतना ही बड़ा ये, यानी कि दोनों के रेडियस सेम हो जाएंगे, ठीक है। सुनिए, अगर दोनों के बेस सेम है तो दोनों के रेडियस सेम हो जाएंगे, करेक्ट। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर एंड रेडियस ऑफ द कोन इज ऑल्सो आर। अब उन्होंने बोला है आर हैविंग द सेम बेस एंड सेम हाइट, मतलब हाइट भी क्या है? सेम है, करेक्ट। तो बच्चों इसका हाइट सिलेंडर का भी h है और कोन का भी हाइट कितना है? h है। अब इन्होंने हमसे बोला है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सुनो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 times वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है बच्चों? ये आपको चेक करना है, ये आपको क्या करना है? चेक करना है। तो बच्चों चलिए इसको हम चेक करते हैं, वेरी इजी। हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, सभी बच्चों को पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बहुत ईजी है, हम क्या करते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड इसका लेते हैं, ठीक है ना। इसका हम राइट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है? 3 times वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि बच्चों अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कोन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर आ गया तब तो इनका स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ओके। तो यहां से 3 times, अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है चेक करिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। 3 ऐसे कॉपी कर लिया, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन था, है ना। सो 3 times वॉल्यूम ऑफ द कोन, टाइम्स मतलब इंटू, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। यस, ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर एच क्या है? ये बच्चों आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया, करेक्ट। ओके बच्चों, अब सुनो, हम इसका राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दी है ये क्या है? करेक्ट है। या फिर ये जो रिलेशन दिया है ये क्या है? करेक्ट है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3 times वॉल्यूम ऑफ द कोन, ओके बच्चों। तो इनका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और आपको मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया भी था क्या, कि अगर हमारे पास एक कोन है, एक सिलेंडर है, याद है आपको? अगर कोन है, सिलेंडर है, दोनों का बेस अगर सेम है, कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का हाइट सेम है, तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो कोन में अगर हम पानी भर के इस सिलेंडर में डालते थे, याद है? कोन में पानी भर लिया और इस सिलेंडर में डाला, तो सिलेंडर कितने टाइम्स में भरता था? 3 times में, याद है ना। कोन में पानी भरो, सिलेंडर में डालो, फर्स्ट टाइम डालोगे सिलेंडर यहाँ तक भर जाएगा, फिर कोन में पानी डाल के सिलेंडर में डालो, नेक्स्ट टाइम सिलेंडर यहाँ तक भर जाएगा, ठीक। फिर से कोन में पानी डाल के सिलेंडर में डालो, फिर सिलेंडर पूरा भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 3 times कैपेसिटी ऑफ द कोन है, करेक्ट। लेकिन कंडीशन है कि दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो बस यही हमने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था और यही हमसे पूछ भी रहा था। तो ये चीज़ क्या हो गई? प्रूफ हो गई, ओके बच्चों। अब इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम पहले लिख लेते, कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम क्या करते बच्चों? हम क्या करते? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 से डिवाइड करते, ओके। पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से 3 कट जाएगा, वापस से पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा।
ठीक, बट हमने अपना काम बनाने के लिए ऐसा किया है 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ओके, अब आप देख सकते हो ये वाला 3 आगे ऐसे ही रहता, करेक्ट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम लिख सकते थे। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हो क्या, ये वाला 3 तो ऐसे ही रहा, इनटू में व्हाट इज दिस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है। ओके, तब भी आप देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेके चले थे और 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो करने के बहुत सारे तरीके बच्चों। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए। नंबर 7 में शायद आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा हो, है ना, तो मैं आपको बताता हूं ये स्टेटमेंट ट्रू है जो भी दिया है। अब आपको परेशानी हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, कह रहा है कि अ कोन, अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:2:3। अब देखो इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, और कैसे हम रेशियो निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट इसके पहले आप मेरे साथ आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। कैसे, आइए हम कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कुछ अपने क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, करेक्ट। देखिए बच्चों, अगर आपने आपको मैंने दे दिया मान लीजिए ऐसा कुछ 2:3/5 मान लो बच्चों मैंने आपको दे दिया 2:3:5:7 आपको दे दिया, करेक्ट। तो इसमें क्या करना होता है आपको, देखिए ये 2:3/5:7 ऐसा हमने आपको कुछ रेशियो मान लीजिए दे दिया है, ठीक है। अब आपको इस रेशियो में कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, बात समझो। देखो जैसे कि 3/5 यहाँ लिखा है ना, यहां पर देखो सिंपल आपको होल नंबर के रेशियो दिए 1:2:3 दिया है ना, लेकिन यहां सिंपल होल नंबर के रेशियो नहीं दिए 2:, फिर ये होल नंबर नहीं है, 3/5 एक होल नंबर नहीं है, फिर 2:7 है। तो क्या करते हैं कि अगर ऐसे रेशियो आपको मिल जाए 2:, 3/5:7, तो उसको होल नंबर रेशियो में हम कैसे लेके आते हैं, उसका एक तरीका होता है। देखो कैसा क्या तरीका होता है, बात समझो। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे 3 के नीचे 5 है, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ओके, 2 के नीचे नहीं है ना 5, तो क्या करो मैं आपको बताता हूं, इसको ऐसे कॉपी कर लो, ठीक, और इस 2 को क्या करो आप, 2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करो और 2 को 5 से डिवाइड भी करो। आई रिपीट, जैसे 3 के नीचे 5 है ना, अब आपको 2 के नीचे 5 नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। क्यों सर, सुनो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वापस 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया 2 में और 5 से क्या किया, डिवाइड। इसी तरीके से 7 के नीचे 5 नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे 3 के नीचे 5 है तो आप 7 के नीचे भी 5 लाने की कोशिश करो, ठीक। तो क्या करोगे आप, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब क्या करना होता है इसके बाद, 2 5 = 10 is 10/5 3/5 7 5 = 35 अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर काट दो इसको फिर से, 5 1 = 5 5 2 = अरे वापस 2 आ जाएगा, 5 1 = 5 7 = वापस 7 आ जाएगा। तो हमें काटना नहीं, अब हमें क्या करना है, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, देखो फर्स्ट टर्म में भी डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, सेकंड टर्म भी डिनोमिनेटर में 5 है, थर्ड टर्म में भी डिनोमिनेटर में 5 है, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए आप, सारे डिनोमिनेटर सबके डिनोमिनेटर को रिमूव कर दो, बस कुछ नहीं करो, ये 5 5 और 5 यहां से हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाएगा, यानी कि 10:3:35। ये देखिए ये हो गया, ठीक। आइए मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराता हूं। मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, हाँ कुछ भी दिया, मान लो 1:2, हमने आपको दिया 1:2/3:7, ये हमने आपको दे दिया, ठीक। अब 2 के नीचे क्या है 3, 1 के नीचे 3 नहीं है, 7 के नीचे 3 नहीं, तो बना लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 1 को 3 से डिवाइड भी करोगे, इस 2/3 को ऐसे ही कॉपी कर लो। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 7 को 3 से डिवाइड भी करोगे। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, 1 × 3 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 इस 2/3, करेक्ट, इस 7 3 = 21। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में 3 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 को रिमूव करके लिख देंगे, ये 3 और ये वाला 3 यहां से हटा देंगे, क्या बचेगा ऊपर 3:2:21, सो 3:2:21। ये देखिए ये सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो हमारा आ गया। ये भी आंसर सही होता है, लेकिन हम सिंपलेस्ट होल नंबर में दिखाते हैं, ठीक है, 3:2:21। एक और सवाल कराता हूं, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे पहले क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपने सवाल में चलेंगे, करेक्ट। चलो देखो, मान लो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एक, ये देखिए मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों, लेट अस से 2/7:3 हमने आपको दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया, चलो ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है
आपके पास 7 है, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/7 ऐसे ही लिखेंगे, इस 2, 3 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, इस 2, 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 2/7 इस 2, 3 7 जा 21 इस 2 7, सॉरी 21/7 इस 2, 5 7 जा 35/7। अब 7 रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक। सो सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो 2:2, 21:2, 35 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कभी भी आपको कुछ रेशियो में अगर दिया हो तो जो भी कॉमन चीज दिख रही होगी उसको आप कट कर सकते हो। बात समझो, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, समझो। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ओके। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखो मान लो कि आपको कहीं पर लिखा है क्या 22π/7 मान लो, है ना, या 22π/9 है, ठीक है। इस 2 यहाँ पे लिखा है बच्चों, मान लीजिए क्या 11π/2 लिखा हुआ है, और इस 2 यहाँ पर लिखा है 3, ऐसा कुछ लिखा है 3π है, करेक्ट, 3π है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो भी टर्म आपको दिया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, करेक्ट, इसमें से जो कॉमन नंबर आ रहा हो, जो सब में कॉमन होता हो, उसको आप हटा सकते हो, ठीक, उसको आप हटा सकते हो। क्या आ रहा है कॉमन, चेक करो, पाई आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है, ठीक है। तो पाई को आप रिमूव कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो कितना आ जाएगा 22/9 इस 2, 11/2 इस 2, 3, ये आ गया। लेकिन समझो जरा, समझो बच्चों, मान लो कि यहीं पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर पाई नहीं होता, अगर लास्ट में पाई नहीं होता, तब आप पाई को रिमूव नहीं कर सकते हो। पाई को रिमूव करने के लिए यहाँ भी पाई होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि जिस नंबर को आप हटा रहे हो वो तीनों में होना चाहिए, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इतना हो गया। मान लो हम आपको एक सवाल यहीं पे दे रहे हैं, चलो 22/9 पाई इस 2 ये, और ये 33π/7 है, ऐसा है, करेक्ट। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, तो पाई को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो 11 भी कॉमन आ रहा है, 11 2 22, 11 1 11, 11 3 क्या होता है 33, तो 11 पाई आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देखो, 22 को क्या लिखोगे 11 × 2 पाई, ठीक, या फिर 2 × 11 पाई, ओके। इसको क्या लिखेंगे 22 पाई को 2 × 11 पाई/9 इस 2, 11 पाई/2 इस 2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 33 को 3 × 11 पाई/7, करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब इसमें से हम क्या रिमूव करेंगे, 11 पाई, देखो यहाँ भी 11, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 11 पाई रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा 11 पाई यहाँ से हटा दोगे, ठीक, क्या बचेगा 2/9, जो भी कॉमन होती है उसको हटा सकते हो आप, ठीक है। 11 पाई हटा दिया तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/2 इस 2, 11 पाई हटा दोगे तो 3/7। अब देखो यहाँ से 11 पाई हटा दिया ना, इसको क्या लिख सकते थे 1 × 11 पाई, तो यहाँ 1 बचेगा, करेक्ट, इसलिए 1/2, यहाँ से 11 पाई चला गया 3/7, ठीक, तो ये आ गया, करेक्ट, ओके बच्चों। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें, अब आप इसमें सोच रहे होगे कि यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस टाइप में आप अगर जाना चाहो तो मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको भी आपको सिंपलेस्ट होल नंबर में कराना सिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक केवल ऐसा सिखाया था ना 2/7 हो, है ना। अब यहाँ भी देखो अपॉन में 9 आ रहा है, यहाँ 2, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 7 2 और 9 का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। वैसे इतना डिटेल में आपको नहीं करना था, बट फिर भी 7 2 9 का आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 2, यहाँ 7 1, यहाँ 9, ठीक है, फिर यहाँ से 3 7 1 3 और फिर 3 7 1 1 और फिर यहाँ से 7 1 1 1, ठीक है, इससे 7 × 7 फिर 1 1, ठीक है। सो 2 3 6 6 3 18 7 126, ओके। सो एलसीएम इसका ले लेंगे, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आप एक काम करो, सबके डिनोमिनेटर में 126 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 126 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 को हम 126 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 1 जा 9, यहाँ 3 9 4 जा 36, ओके। सो यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से चेक करो, हम क्या करेंगे 2 में भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में भी, ओके। सो 2 × 14 अपॉन 9 × 14, करेक्ट, कुछ ऐसा हम करेंगे। इस 2 यानी कि ये जो भी नंबर लिखा है इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, करेक्ट। सो जितना एलसीएम आया है 126 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 6 12, यहाँ 6 हमने कॉपी कर लिया,
2 3 जा 6, ओके कितना आ गया 63। सो 1 को भी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 63 इज 2। नेक्स्ट देखिए 3/7 है, करेक्ट। फिर आप क्या करोगे, 126 को 7 से डिवाइड करोगे, 126 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 7 1 जा 7 और यहाँ आएगा कितना 5 6 7 8 जा 56, 18 आ गया, करेक्ट। सो क्या करेंगे, 3 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है 2 इंटू 14 तो 28 हो जाएगा और 9 इंटू 14 126 हो जाएगा, इस 2 1 इंटू 63 63 और 2 इंटू 63 126 आ जाएगा, इस 2 3 इंटू 18 54 अपॉन 7 इंटू 18 कितना आ जाएगा 126। अब देखो सबके नीचे नंबर क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक। 126 126 126 हटा देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 28 इस टू 63 इस टू 54। तो ये कौन, ये देखिए सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, ये जो कुछ भी दिया था ये सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर ये चीज़ आप सीख गए हो बच्चों तो आइए हम आपका क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। नाउ स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अ कोन अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव सेम हाइट। बात समझो, एक कोन है ये इस तरीके से, करेक्ट, ओके। एक हेमिस्फीयर है, ए हेमिस्फीयर, देखो कोन को हम ना ऐसा कर लेते हैं इन्वर्टेड कोन, ओके, कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये एक कोन है, ओके, एक हेमिस्फीयर है, ये कुछ इस तरीके से, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक। उसके बाद एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक। अब ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से चेक करिए। कह रहा है कि अ कोन अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, यानी कि सबके बेस इक्वल है, मतलब सबका बेस क्या है, सर्कुलर बेस इक्वल है, यानी कि सबके रेडियस इक्वल हो जाएंगे, ओके। सो कोन का भी रेडियस कितना है, आर है, ठीक। हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है, आर है, और सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, आर है, करेक्ट। एंड हैव सेम हाइट। अब समझो, एंड हैव सेम हाइट, सबकी हाइट क्या है, सेम है। सुनो अब बात समझो बच्चों, देखो सिलेंडर की हाइट आप कितनी रखोगे और कोन की हाइट आप कितनी रखोगे, पता है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये जो हेमिस्फीयर रखा है बच्चों, ये देखिए हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसकी हाइट कितनी है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर हेमिस्फीयर की तो हाइट हमने पढ़ी ही नहीं है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, हेमिस्फीयर की हाइट आपको कितनी दिख रही है, यहां से यहां तक जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही तो इसकी हाइट हो जाएगा, सही ना। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की हाइट के बारे में इसलिए बात करी थी उन्होंने क्योंकि हेमिस्फीयर जब रखा रहता है तो जो उसकी रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, करेक्ट। और यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे तो जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी ही हेमिस्फीयर की, यानी कि सिलेंडर की हाइट को भी आपको कितना लेना पड़ेगा, एच, सॉरी एच कह रहा हूं, सिलेंडर की हाइट को भी कितना लेना पड़ेगा, आर। हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वही सिलेंडर की भी हाइट होगी। सो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, आर, और इसी तरीके से कोन की भी हाइट कितनी हो जाएगी, आर। अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, क्या बोल रहा था, अ कोन हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। तो कोन है, हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, सब इक्वल बेसिस पे स्टैंड कर रहे हैं, करेक्ट, यानी कि सबके रेडियस इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात ये है एंड हैव सेम हाइट, सबके हाइट सेम है। तो समझो जो सिलेंडर का हाइट है और जो कोन का हाइट है वो हेमिस्फीयर के हाइट के इक्वल होगा और हेमिस्फीयर का हाइट उसके रेडियस के इक्वल होगा, ठीक। तो हेमिस्फीयर का हाइट कितना हो गया, आर, तो सिलेंडर का भी हाइट आर और कोन का भी हाइट कितना हो गया, आर, करेक्ट, ओके। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 1:2:3। सुनो पहले उसने किसकी बात करी है, कोन की, फिर उसने किसकी बात करी है, हेमिस्फीयर की, फिर उसने किसकी बात करी है, सिलेंडर की। तो इसी पैटर्न में आपको चलना है। तो हमको रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ, आगे पीछे मत कर देना, पहले कोन की बात करिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू हेमिस्फीयर की बात करिए सो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज टू, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे, ठीक है ना, सिलेंडर की बात करी तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब करना कुछ नहीं बच्चों, करना कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं और यहाँ वैल्यू रखेंगे। सुनो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस, तो रेडियस तो इसका आर है तो आर की जगह तो आर रहेगा, आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या होता है, हाइट ऑफ द कोन। अब चेक करो हाइट ऑफ द कोन कितना है, आर है भाई, हाइट ऑफ द कोन कितना है, आर है, तो एच की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, आर, ओके, ध्यान रखिएगा। सो यहां से आ गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ गया, 1/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट, यहां पे निकाल देता हूं मैं, तो यहां कहीं निकाल देते हैं छोटा सा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीयर, ये तो बच्चों बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई हाइट नहीं देखना होता है, ठीक है ना, बस रेडियस पे डिपेंड करता है इसका वॉल्यूम। सो 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम आपको निकाल के दिखाएं यहाँ कहीं, ठीक है, चलो यहाँ निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, सो पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस होता है, तो सिलेंडर का रेडियस तो आर है, यानी कि आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या रखोगे, आर रख दोगे। करेक्ट, भाई चेक करो ना, सिलेंडर की हाइट कितनी है, आर के इक्वल है, सो एच की जगह आपने क्या रखा, आर, तो यहां से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू आर, कितना हो गया आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया, पाई आर क्यूब। करेक्ट, अब यहां से वैल्यूज सारी देखते जाइए और यहां फिल करते जाइए। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकालना। सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर क्यूब। फिर ये वाला रेशियो का साइन कॉपी कर लेंगे, इस टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इस टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर क्यूब। ठीक, पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था क्या कि जो भी कॉमन आपको दिख रहा हो आप उसको हटा सकते हो। करेक्ट, सो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ देखो पाई आर क्यूब है, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ पाई आर क्यूब है, यहाँ पर सुनो पाई आर क्यूब है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 सोच लो, क्या सोचोगे 1, सो 1 इंटू पाई आर क्यूब है। ठीक, सो पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है। ठीक, इसको हम हटा सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी काट वाट के नहीं दिखाना है, सिंपल आप पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब को हटा दोगे, जो कॉमन है उसको आप हटा दोगे। यहाँ बचेगा 1/3 इस 2, ठीक, यहाँ बचेगा क्या 2/3 इस 2, यहाँ बचेगा 1, ध्यान दें यहाँ बचेगा 1, चेक करिए 1/3 इस 2, 2/3 इस 2, 1। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ बात समझ रहे ना भाई, पाई आर क्यूब चला गया तो आगे 1 बचेगा ना, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1/3 इस 2, 2/3 इस 2। अब देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/1। ठीक भाई, 1/1 1 ही तो होता है। ठीक, 1 को हमने 1/1 लिखा। अब सुनो, करना कुछ नहीं है, 1 के नीचे 3 आना है, तो कैसे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, सो यहाँ से आ जाएगा कितना 1/3 इस 2, 2/3 इस 2, 1 इंटू 3 कितना होता है 3 अपॉन 1 इंटू 3 कितना होता है 3। अब देखो इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, तो जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। ये वाला 3 3 और 3 रिमूव करेंगे, क्या बचेगा 1:2:3, तो 1:2:3। करेक्ट, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 1:2:3 का रेशियो आ गया इनके वॉल्यूम्स में, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर में है। इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, सो इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, इसका अपना कुछ मीनिंग भी है। क्या मीनिंग है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे 1:2:3 है ना, इसका ये मतलब है, पहले किसकी बात करी थी उसने, वॉल्यूम ऑफ कोन की। ठीक, फिर उसने किसकी बात करी थी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की, फिर उसने बात करी थी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। करेक्ट, सो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जब करोगे, ठीक, तो इसका मतलब है बस ये 2 लिए इधर से ना, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से 1:2 ले लोगे, 1:2 1:2 का मतलब 1/2। ठीक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1:2 मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये मतलब इसका। करेक्ट, इसी तरीके से आप किसी का भी रेशियो यहाँ पे निकाल सकते हो। मान लो आपने वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकाला, सही है, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इस 2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपने रेशियो निकाला। सो वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे 1 लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे 3, तो सामने लिखेंगे 1/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये देखिए, ये मतलब है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। हालांकि आंसर आपको यही पे छोड़ देना, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना होता है। ठीक, अगर वो आपसे पूछे कि भाई इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर लेने के लिए बोले, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के नीचे 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखेंगे। करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को उधर भेज देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं। करेक्ट, तो आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। बहरहाल हमको आंसर यहीं पे छोड़ देना है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक छोटा सा टॉपिक, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। जी हाँ, सुन लीजिए, पहले क्यूबॉइड का पढ़ लीजिए। ठीक, तो एक क्यूबॉइड है ये इस तरीके से। ठीक, जैसे आपका रूम है, जैसे आपका रूम है, अपने रूम को देखिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वो क्यूबॉइडल शेप का है। कैसे शेप का है? क्यूबॉइडल शेप का है। तो ये हमने आपको क्यूबॉइड दिखाया बच्चों। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है? डायगोनल ऑफ डी ऑफ क्यूबॉइड, डी ऑफ क्यूबॉइड मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये होता है बच्चों। अगर हमारे क्यूबॉइड की लेंथ है l, ब्रेथ कितनी है b है, और हाइट कितनी है h है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है √l² प्लस b² प्लस h²। अब ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या? आप अपने रूम में बैठे हो ना, तो अपने रूम में आप देखो ये ऊपर वाले कॉर्नर से जो टॉप मोस्ट में आपको कॉर्नर दिखाई पड़ रहा है, यहां से सामने सामने इसके जस्ट ऑपोजिट वाला बॉटम वाला कॉर्नर, उसको अगर आप ज्वाइन कर दोगे एक लाइन सेगमेंट से, ठीक है ना, सो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो चेक करिए, यहां से ये वाले कॉर्नर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक, ये 3 डायमेंशनल आपके कमरे के अंदर से जा रहा है ना, तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको सोचना पड़ेगा ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो क्यूबॉइड होता है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये क्या है? बी है। तो ये जो क्यूबॉइड का डायगोनल है ए बी, यहाँ पे डायगोनल कौन है? ए बी। इसका जो लेंथ होता है वो होता है √l² प्लस b² प्लस h²। और कई बार मैंने पीछे बताया भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछे क्या कि हम एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा रॉड रख सकते हैं, हम एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा रॉड रख सकते हैं, तो जवाब है कि अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइडल रूम है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा रॉड रख सकते हैं, तो जवाब है हम उस रूम के डायगोनल के लेंथ के इक्वल वाला रॉड उस रूम में रख सकते हैं। करेक्ट, ठीक। तो एक रूम में सबसे लंबा जो रॉड आ सकता है वो कौन सा आ सकता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल, ठीक, जिसकी वैल्यू √l² प्लस b² प्लस h² से निकाली जाती है। करेक्ट, ये हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये तो हो गया क्यूबॉइड, ठीक। अगर बच्चों यहाँ पर क्यूब हमको दे दें, कैसा दे दें? क्यूब दे दें, तो क्यूब में आपको पता है ऑल द एजेस आर इक्वल, ठीक है, सारे एज इक्वल होते हैं, मतलब जितनी लेंथ होती है उतना ही ब्रेथ होता है, उतना ही हाइट होता है, ठीक है ना। यानी कि क्यूब की एज को अगर हम स्मॉल ए से दिखाएं, ये क्यूब है, ये ए है, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी कितनी है आपकी? ए है, हाइट भी कितनी है? ए है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर आप डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बहुत ध्यान से चेक करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा l² प्लस b² प्लस h², बट l की जगह भी आप क्या रखोगे? ए, b की जगह भी आप क्या रखोगे? ए, h की जगह भी आप क्या रखोगे? ए, बस कुछ नहीं करना है। तो l की जगह आप a रखोगे, सो a का स्क्वायर, प्लस b की जगह भी आप, क्योंकि भाई इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारे के सारे इक्वल होते हैं क्यूब में, है ना, जो कि क्यूब के एज के इक्वल होते हैं। ओके ओके नाउ, तो l की जगह a रखा, b की जगह हमने क्या रखा? a रखा, और h की जगह भी हमने a रखा, तो क्या आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस a² प्लस a², ठीक। सो यहाँ से जगह स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ भाई ध्यान दें। अब मुझे बताइएगा ध्यान से, a² प्लस a² प्लस a² कितना होता है बताओ? 3a², ऑब्वियसली 3 टाइम्स है ना, a² प्लस a² प्लस a², 3a²। ओके, सो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 3a²। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, √3a² लिखा है, ठीक है ना, यानी कि 3 × a² है, तो बच्चों स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी लगेगा, इंटू में स्क्वायर रूट a² के ऊपर भी लगेगा। अब हमें पता है, जिनको नहीं पता है सुन लें, अगर x² का स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आता है? x, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक। अगर हम आपको बोले m² का स्क्वायर रूट तो m आ जाएगा, तो a² का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, यानी कि √3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में ये a² का स्क्वायर रूट a आ जाएगा। अब इसको √3 × a लिखो, बस, ठीक है, आ गया डायगोनल, ठीक। तो यहाँ से आ गया √3 × a, ठीक। यानी कि बच्चों डायगोनल ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला बना, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स a का मतलब एज ऑफ द क्यूब, ये लीजिए, ठीक है। तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपके बन के तैयार हो गया। करेक्ट। नो,
अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके, मैं सारे तरीके आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में बोला है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर। बात समझो, देखो फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, इन्होंने हमें डायगोनल ऑफ क्यूब बच्चों दे रखा है कितना, 6√3, ठीक, 6√3 सेंटीमीटर। नाउ अब डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, √3 इंटू ए, जहां पे ए क्या है, एज है, करेक्ट। सो डायगोनल ऑफ क्यूब की जगह मैं क्या रखूंगा, √3 इंटू ए रख दूंगा, इज इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा, ए मतलब एज, क्यूब का एज कितना है, मतलब उसके साइड की लेंथ कितनी है, ये मैं निकाल लूंगा। अगर मेरा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये बोला है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3, देन लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3। अगर किसी क्यूब का डायगोनल कितना है 6√3, तो क्या उसका एज 3 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, ये बात आपको चेक करनी है, ठीक। आइए चेक करते हैं। सो डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3 इंटू साइड, या √3 इंटू एज, या √3 इंटू ए की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, ए, अब देखो ये √3 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 6√3 तो ये वाला ऐसे ही रहा, और ये वाला √3 इधर आके डिवाइड लगा दिया, करेक्ट। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और बच्चों यहां पे देखिए a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों एज कितनी आ गई, एज ऑफ द क्यूब कितनी आ गई, 6, लेकिन इन्होंने क्या बोला था 3 सेंटीमीटर है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, इनका स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला तरीका ये। सेकेंड मैथड देखिए, सेकेंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में आप इस तरीके से सोच सकते हो क्या, कि आप क्यूब का एज कितना ले लो, 3, ठीक है, ये क्यूब का एज कितना ले लो आप, 3 ले लो भाई, मान लो कि आप क्यूब का एज कितना है 3, और आप इसका डायगोनल कैलकुलेट कर लो। क्यूब का एज आपने कितना माना 3, जो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक, और इसका डायगोनल आप निकाल लीजिए। अगर डायगोनल कितना आ गया 6√3, तब तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। ओके, तो लेट द एज इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 सेंटीमीटर। सो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, √3 इंटू एज। ओके, सो वैल्यू निकाली यहां से, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए कितना है 3। ओके, अब √3 इंटू 3 कितना होता है, 3√3 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो गया, 3√3, जो कि दिए गए डायगोनल से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये 2 मेथड है आपके, आप इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। 9 देखिए, कह रहा है इफ ए स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। अब देखो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इफ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब का ये मतलब है, आप सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपका जो रूम है वो क्यूबॉइडल शेप का नहीं है, क्यूबिकल शेप का है। कैसा है, क्यूबिकल है, क्यूब शेप का एक रूम है, ठीक। तो इस तरीके से आपका एक रूम है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब है, कैसे शेप का है, क्यूबिकल शेप का है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से आपका कुछ ऐसा रूम है, करेक्ट। और इस रूम में एक बॉल रखी बड़ी सी, तो सोचो वो बॉल जो होगी बच्चों, ठीक, वो बॉल इस रूम के वॉल्स को कहां कहां टच कर रही होगी, सोचो 6 टाइम्स, 6 पॉइंट्स पे। एक राइट हैंड साइड वाली दीवार को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी बॉल, लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार को टच कर रही होगी, टॉप सीलिंग में एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, बॉटम पे एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, सामने वाली दीवार पे एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, पीछे वाली दीवार पे एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, ठीक है। सोच सकते हो एक क्यूबिकल रूम है, उसमें बड़ा सा स्फीयर ले जाके आपने फिट कर दिया, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, अगर आप सोच सकते हो तो ये कुछ इस तरीके से। ओके, बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आपको शायद ना समझ में आए, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से चेक करिए, ये जो स्फीयर आपने रखा है ये टॉप पे टच करेगा, ये बेस वाले सरफेस को टच करेगा, ये राइट हैंड साइड वाले वॉल को एक पॉइंट पे टच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले वॉल को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक, ये सामने वाले वॉल को एक पॉइंट पे टच करेगा, और पीछे वाले वॉल को एक पॉइंट पे टच करेगा। अब हम ये अज्यूम करते हैं क्या, कि इस क्यूब का जो एज है वो कितना है, ए, एज मतलब क्यूब का साइड कितना है, ए, करेक्ट। सो बच्चों आप दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं पूछूं आपसे ये वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार से राइट हैंड साइड वाली दीवार के बीच का डिस्टेंस कितना है, सोचो। आपके राइट हैंड, आप एक क्यूबिकल रूम में बैठे हो, क्यूब शेप के रूम में बैठे हो, ठीक, आपके राइट वाले वॉल और लेफ्ट वाले वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जवाब है यही डिस्टेंस तो है, ए, यानी कि जितना एज होगा किसका, क्यूब का, वही राइट हैंड साइड वाली वॉल और लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक। अब सुनो, जब स्फीयर ऐसे रखा हुआ है आपके रूम में, तो इस स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, सोचो
स्फीयर का डायमीटर कैसे निकालोगे? सोचो सोचो सोचो, स्फीयर का डायमीटर कैसे निकालोगे? ये स्फीयर राइट हैंड साइड वाली दीवार को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से लेके ये स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार को जहां पे टच कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो इसका डायमीटर आएगा। मतलब समझो, मतलब ये वाले पॉइंट देखो, ये स्फीयर लेफ्ट वाली दीवार को यहां पे टच कर रहा है और राइट वाली दीवार को यहां पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जब डिस्टेंस निकालोगे आप ये वाला, तो यही क्या होगा? स्फीयर का डायमीटर होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों दीवार के बीच का ही तो डिस्टेंस है, करेक्ट? इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? a। तो यहां पर बच्चों डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना आ गया? डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना आ गया? a आ गया, है ना? तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना आ गया? a आ गया, करेक्ट? और a क्या है? एज ऑफ द क्यूब। तो रेडियस कितना हो जाएगा स्फीयर का? रेडियस ऑफ द स्फीयर, हाँ भाई, स्फीयर का रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि a डिवाइडेड बाय 2, ओके? सो a डिवाइडेड बाय 2, तो ये रेडियस आ गया किसका? स्फीयर का, ओके? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सुन लो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की बात पहले करिए, टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जिसकी बात उन्होंने पहले करी उसको आप पहले लिखोगे और जिसकी बात उन्होंने बाद में करी उसको आप बाद में लिखोगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो निकालना है किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है और हमें चेक करना है कि 6:π आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ओके? तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं कहीं रफ वर्क में, ओके? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया हमने, कितना आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना? यानी कि a इंटू ए इंटू ए, यानी कि a का क्यूब, ओके? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? a इंटू ए इंटू ए, h का क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया a क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, जब सॉरी हेमीस्फीयर नहीं है, स्फीयर है, ओके? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3, ओके, पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट? नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई आर। आर किसका? आर स्फीयर का आर। तो स्फीयर का आर कितना आया था? a/2। भाई ये जो a/2 है यही तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, तो हम क्या करेंगे? रेडियस की जगह a/2 रखेंगे, ओके? और ये रेडियस का क्यूब लिखा हुआ है, तो r की जगह हमने क्या लिखा? a/2, और यहाँ हम क्यूब लगा देंगे, ओके? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेडियस की जगह आपने a/2 क्यों रखा? भाई सुनो, क्वेश्चन में जो गिवन फिगर है वो कौन सा फिगर है? गिवन फिगर आपका क्यूब है जिसकी एज आपको एक तरीके से गिवन है। अब बच्चे बोलेंगे सर एज कहाँ पे गिवन है? जो फिगर आपको दिया हुआ है जिसमें स्फीयर इंस्क्राइब्ड है, कौन सा फिगर दिया हुआ है? क्यूब। तो क्यूब के डायमेंशंस पे स्फीयर का डायमेंशन डिपेंड कर रहा है। मतलब क्यूब के जो भी डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट या उस क्यूब की जो एज है उस पे ही तो स्फीयर की रेडियस डिपेंड कर रही है। भाई पहले क्यूब बना और फिर हमने स्फीयर बनाया, उसमें इंस्क्राइब किया इस तरीके से कि स्फीयर उसके 6 वॉल्स को राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम पे, सामने पीछे टच कर रहा है। तो भाई जो भी डायमेंशन होगी किसकी? स्फीयर की, वो किस पे डिपेंड करेंगी? क्यूब पे। इसलिए हमने रेडियस की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली है? क्यूब के एच के टर्म्स में, ओके? सो रेडियस इज इक्वल टू a/2, ओके? सो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई। नाउ ये क्यूब a को भी मिलेगा और 2 को भी। a का क्यूब a क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब कितना होता है? 2 3 6 नहीं, ना 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 ना, 2 क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 2 क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 8, ओके? सो हो गया 8, करेक्ट? नाउ 4 1 जा 4, ठीक? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नाउ ऊपर हो गया पाई इंटू 1 पाई इंटू a क्यूब। सो ऊपर हो जाएगा पाई a क्यूब अपॉन में 3 2 जा, नीचे हो गया 6, करेक्ट? अब आ जाओ यहां पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें करना है, ठीक? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? a क्यूब, करेक्ट? इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? पाई a क्यूब बाय 6, पाई a क्यूब बाय 6। अब सुनो, इसी एक्सरसाइज का आपने क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखा है? अगर नहीं देखा है, ठीक है ना, तो पहले जाके आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वहां पे हमने आपको रेशियो निकालना बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, ठीक है? एक काम कर रहा हूं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन नंबर 6 का मैं लिंक आपको दे दे रहा हूं, ओके?
अगर आपको नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, यस क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको नहीं मिल रहा, आप कमेंट करके बताओ तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, करेक्ट। उसको देखना बहुत ज़रूरी, तब आपको पता चलेगा अब हम रेशियो कैसे निकालें, ठीक। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 7 को ज़रूर देखें, वहाँ बहुत डिटेल में रेशियो निकालना सिखाया है। वहाँ हमने सिखाया है कि अगर आप कभी भी रेशियो निकाल रहे हो, जो भी कॉमन होता है उसको हम हटा देते हैं। तो ध्यान से चेक करो, ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। सो इसको रिमूव करिए, ठीक। अच्छा, ए क्यूब के सामने यहाँ कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है, 1 इंटू ए क्यूब कर सकते हो उसको। सो ए क्यूब यहाँ भी, ए क्यूब यहाँ भी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 पाई 6, ठीक, ये आ गया। इसके बाद हमने आपको सिखाया था क्या कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 ये क्या है, पाई/6 है। फिर दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ 6 है बट यहाँ 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 1/1 में क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तो 6 से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6 इज 2। फिर ये देखिए रेशियो का साइन है, कॉपी कर लिया, फिर पाई/6। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, करेक्ट, सो दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा दीजिए, क्या आ जाएगा 6 पाई। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 6 पाई, करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, यस सर आ रहा है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर से कह रहा हूं, सुन लो, क्वेश्चन नंबर 7 को जाके देखो पहले कि रेशियो कैसे निकालते हैं, ओके। नाउ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड देन द वॉल्यूम विल बी डबल्ड। बात समझो, देखो एक गिवन सिलेंडर है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से, ओके, ये सिलेंडर है बच्चों, मान लीजिए इसका रेडियस है r और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, करेक्ट। सो इसकी हाइट कितनी है, h है, ये एक सिलेंडर है। अब इन्होंने क्या किया है, एक काम करते हैं, ये ओरिजिनल सिलेंडर है, ये कौन सा है हमारा, ओरिजिनल सिलेंडर है, ओके। और इसका जो वॉल्यूम है, लगे हाथ हम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा, πr²h, ओके, क्योंकि रेडियस r है, हाइट कितनी h है, सो πr²h। अब इन्होंने क्या किया है, कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, इसका रेडियस डबल कर दिया, हाइट हाफ कर दी है, सो रेडियस कर दिया है डबल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, रेडियस को डबल कर देंगे, ये ऐसे, करेक्ट। तो पहले रेडियस कितना था, r था, अब कितना हो जाएगा 2r, ओके। सो रेडियस हो गया कितना 2r, भाई r का डबल कितना होता है 2r, एंड हाइट इज हाफ्ड, हाइट को हाफ कर दिया। पहले हाइट कितनी थी, h थी, अब हाइट कितनी हो जाएगी h/2, ओके। सो ये देखिए अब हाइट हो गई कितनी h/2, हाइट को हाफ कर दिया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है देन द वॉल्यूम विल बी डबल्ड, मतलब इसका जो वॉल्यूम है क्या इसके कंपैरिजन में ये डबल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक। सुनो, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर इज इक्वल्स टू, डबल का मतलब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, ये चीज हमें चेक करनी है। आइए चेक करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर निकालते हैं, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर को वी न्यू से दिखाया मैंने, फॉर्मूला तो यही लगेगा, πr²h है ना, πr²h, r का मतलब रेडियस, तो पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, यही चीज होती है, ठीक, πr²h, यही फॉर्मूला है। नो पाई, अब सुनो, रेडियस की जगह आप कितना रखोगे 2r, ध्यान दें स्टूडेंट्स, रेडियस डबल हो गया ना, पहले r था, अब कितना है 2r, तो रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे 2r और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है h/2, हाइट कितनी है h/2, ओके। नाउ यहाँ से हो गया पाई, अब ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, r को मिलेगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू r का स्क्वायर हो गया r² इंटू h/2, करेक्ट। नाउ ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। सो यहाँ पे बचा 2 और क्या बचा πr²h, πr²h यानी कि 2 इंटू πr²h, ओके। सो ये देखिए ये 2 इंटू πr²h, सो 2 इंटू, अब ये πr²h क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर है, और आप लेके क्या चल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये चीज क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो
तो इनकी बात ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही इन्होंने हमसे बात करी है। क्या कि अगर हम रेडियस डबल कर दें और हाइट कितनी कर दें, हाफ कर दें, तो जो नया सिलेंडर बनता है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इनका स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, चेक कर लिया करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, तो एक्सरसाइज 13.2 बच्चों आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 से पहले के जो सैंपल प्रॉब्लम है वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बहुत अच्छे सैंपल प्रॉब्लम है, मिस मत करिएगा, बहुत कुछ वहां से आपको सीखने को मिलेगा। करेक्ट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।